हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवेंस सीजन 7 पार्ट 499। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जैसे सावन ने मैप को उठाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया तभी मैप के अंदर से एक रोशनी निकली जो सीधे किसी के समझने से पहले सावन के अंदर चली गई, जो देखकर सभी लोग शॉक हो गए। पर सावन ने बिना समय गवाए अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करने लगा, जहाँ सावन को मालूम हुआ कि उसके माथों के बीचों बीच एक रोशनी आ चुकी है और सावन चाहकर भी उस रोशनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा। दूसरी तरफ मास्टर योलो को लगा कि किसी सोल ने सावन की बॉडी पे कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्होंने सावन से कुछ सवाल किया जिसका आंसर सावन ने सही से दे दिया। इसलिए मास्टर योलो ने भी एक राहत की सांसें ली। तभी मास्टर योलो ने सावन से सवाल किया, क्या तुम्हें इस रोशनी के बारे में कुछ पता चला? जिस पर सावन ने नोट कर दिया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी इसके आगे से होती है, जहाँ सावन ने अपने सर को पकड़ते हुए कहा, जब मैंने इस रोशनी को छुआ तो इसके अंदर 4 शब्द लिखे हुए थे, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। ये सुनने के बाद तो दूसरी तरफ मास्टर योलो चौंक गए। तभी मास्टर योलो कुछ सोचने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि मास्टर योलो इन चीजों के बारे में पहले से जानते हैं, जबकि इधर शावन लेटर फिर डॉक्टर काइलिन एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें भी समझ में आ चुका था कि मास्टर योलो कुछ सोच रहे हैं, इसलिए वो तीनों चुपचाप से मास्टर योलो की ओर देखने लगे। लगभग 10 मिनट इंतजार करने के बाद मास्टर योलो ने अपनी आंखें ओपन कर ली, क्योंकि अब उन्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के बारे में थोड़ा बहुत चीजें याद आ चुकी थी। तभी मास्टर योलो ने सावन को बताया कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट आज से 10,000 पहले एक एक्सपर्ट हुआ करता था, जिसने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन किया था। मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद तो सावन लेटर फिर डॉक्टर और क्वीन मिर्जा पूरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि कुछ ही समय पहले मास्टर योलो ने बताया था कि वो खुद भी चाहे तब भी वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन करने वाला व्यक्ति कितना पावरफुल होगा। इनफैक्ट ये भी हो सकता था कि वो मास्टर योलो से भी पावरफुल हो। और इन चीजों को सोचकर ये तीनों शॉक्ड हो गए थे। दूसरी तरफ शावन अपने मन में कहता है, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट, सच में ये व्यक्ति काफी पावरफुल होगा, क्योंकि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस अपने आप में ही काफी पावरफुल है। पर इसके बावजूद उस एक्सपर्ट ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन कर लिया, तभी जाकर उस व्यक्ति को प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट का टाइटल मिला। तभी मास्टर योलो ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट आज से 10,000 साल पहले ये व्यक्ति पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट में काफी फेमस हुआ करता था। साथ ही एंशिएंट बुक में ये भी लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति डूडी के काफी क्लोज था। जबकि इधर मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद सावन काफी सरप्राइज हो गया, क्योंकि बहुत ही कम ये लोग डूडी लेवल तक पहुंच पाते हैं। तभी सावन ने मास्टर योलो से सवाल किया, अभी मैप के अंदर से जो एनर्जी मेरे अंदर गई वो क्या डिमोनिक लोटस सेंट की थी? जिस पर मास्टर योलो ने नोट करते हुए कहा, शायद ये उसी की एनर्जी है और इस एंशिएंट मैप को भी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने छोड़ा होगा। साथ ही मैंने एंशिएंट किताबों में पढ़ा था, उसके हिसाब से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट थोड़ा सा क्रूर था, पर मेरे हिसाब से जो एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर गई है वो तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जबकि इधर मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद तो सावन सरप्राइज हो गया फिर से, क्योंकि जो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर गई है उसके अंदर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट ने कुछ मिला रखा होगा, तो फिर सावन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। और अगर ये सचमुच ये एनर्जी उसके लिए खतरनाक हुई तब भी सावन कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर फिलहाल के लिए इस एनर्जी के अंदर से सावन को कोई भी खतरा महसूस नहीं हुआ। जबकि तभी मास्टर योलो ने सावन से कहा, शायद ये एनर्जी फ्यूचर में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन करने में तुम्हारी मदद करे। जबकि मास्टर योलो की बातों को सुनकर सावन भी यही उम्मीद कर रहा था, जैसे मास्टर योलो ने कहा है उसी तरह से सब कुछ हो। फिर मास्टर योलो ने सावन से कहा, फिलहाल के लिए तुम्हें इस रोशनी के बारे में नहीं बल्कि डॉशिंग लेवल के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे अगले 3 सालों के अंदर तुम डॉशिंग लेवल तक पहुंच पाओगे, क्योंकि मैं बैंक्सिंग लेवल पर होने के बावजूद उस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैंने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को फोर्सफुली रिफाइन करने की कोशिश की तो भले मैं बैकलेस से ना मरूं, पर मैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस का फायर स्लिप जरूर बन जाऊंगा। जबकि फायर स्लिप की बात सुनकर सावन थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि सावन को मालूम था फायर स्लिप क्या होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने के लिए जाता है, उसी तरह से फायर स्लिप भी किसी व्यक्ति को रिफाइन कर सकता है, और उसे ही कहते हैं फायर स्लिप, यानी कि हेवनली फ्लेम जो कहेगा वो व्यक्ति वही करेगा। लेकिन फायर स्लिप बनाना नीचे की हेवनली फ्लेम फायर स्लिप नहीं बना सकती। इनफैक्ट 4th रैंक की फ्लेम भी ऐसा नहीं कर सकती। बस टॉप 3 हेवनली फ्लेम के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो फायर स्लिप बना सके। और इसलिए मास्टर योलो चाहते थे कि अगले 3 सालों के अंदर सावन डॉशिंग लेवल तक पहुंच जाए, क्योंकि अगर डॉशिंग के नीचे के एक्सपर्ट्स ने प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन करने की कोशिश किया तो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस उल्टा उसी व्यक्ति को फायर स्लिप बना लेगा। और अभी फिलहाल के लिए सावन डॉशिंग लेवल से बहुत दूर था। ये सब सोचते हुए सावन ने मास्टर योलो की ओर देखते हुए नोट कर दिया। जबकि मास्टर योलो ने सावन से कहा, अभी फिलहाल के लिए तुम 8 स्टार डॉशिंग हो और तुम्हारे लेवल से डॉशिंग काफी दूर है। और जहाँ तक रही तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड के बारे में, तो मुझे मालूम है कि तुम्हारी ट्रेनिंग स्पीड बाकी लोगों से काफी तेज है, पर इसके बावजूद अगले 3 सालों के अंदर डॉशिंग तक पहुंचना तुम्हारे लिए भी काफी मुश्किल होगा। इतना बताने के बाद मास्टर योलो ने कुछ समय के लिए पूछ लिया। फिर उन्होंने सावन की ओर देखते हुए एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, और अगर तुम अगले 3 सालों के अंदर डॉशिंग लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर तुमने बिना डॉशिंग के पावर के साथ प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फिल्म को रिफाइन करने की कोशिश किया तो इसका एक ही मतलब होगा, सुसाइड करना। ये
ये सुनने के बाद क्यों मिनट से आगे बढ़ते हुए मार्शियोलो से सवाल करती है, तो क्या सच में सावन को अगले 3 सालों के अंदर डॉशिंग लेवल तक पहुंचना होगा? क्या प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन करने का दूसरा मेथड नहीं है? ये सुनने के बाद मार्शियोलो ने नोट कर दिया। उन्होंने सावन की ओर देखते हुए कहा, भले अगले 3 सालों में तुम्हारे लिए डॉशिंग लेवल तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो, पर स्पेशल ट्रेड में जो हमें न्यूज मिली थी बोधिसत्व ट्री के बारे में, अगर वो है तो तुम्हारे लिए काफी आसान होगा। मार्शियोलो की इन शब्दों को सुनने के बाद तो सावन एक बार फिर से चौंक गया, पर इसके बावजूद सावन ने मार्शियोलो से सवाल किया कि मैं बोधिसत्व एंशिएंट ट्री की मदद से मैं डॉशिंग लेवल तक पहुंच सकता हूँ, जिसका जवाब देते हुए मार्शियोलो ने एक स्माइल के साथ कहा, तुम बिल्कुल पहुंच सकते हो। जब तक तुम बोधिसत्व हार्ड को हासिल कर लेते हो तब तक तुम्हारे लिए 3 सालों के अंदर डॉशिंग लेवल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मार्शियोलो की इस बात को सुनकर सावन का मुंह बन गया, क्योंकि भले ही सावन बोधिसत्व हार्ड की मदद से अगले 3 सालों के अंदर डॉशिंग लेवल तक पहुंच जाए, पर बोधि हार्ड को भी हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बोधिसत्व ट्री एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर है, और अगर कोई व्यक्ति एंशिएंट वेस्टलैंड के अंदर पहुंच भी गया तब भी वो बोधिसत्व ट्री को नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि वो जगह बहुत बड़ा है, और एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर से बोधिसत्व ट्री को ढूंढना एक बड़े से खेत के अंदर सुई को ढूंढने के बराबर होगा। जिस पर मार्शियोलो ने कहा, अगर तुम्हें अगले 3 सालों के बाद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को रिफाइन करना है तो तुम्हें डॉशिंग लेवल तक पहुंचना होगा, और अगले 3 सालों के अंदर डॉशिंग लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें बोधिसत्व ट्री की मदद की जरूरत होगी। और जहां तक रही एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन के अंदर बोधिसत्व ट्री को ढूंढना, वो चीज तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, जिसकी मदद से तुम बोधिसत्व ट्री को ढूंढ सकते हो, और वो चीज तुम्हारी स्टोरिंग के अंदर है, यानी कि बोधिसत्व सीड, जिसकी मदद से तुम एंशिएंट वेस्टलैंड के अंदर बोधिसत्व ट्री को ढूंढ पाओगे। ये सुनने के बाद सावन ने कहा, लेकिन बोधिसत्व सीड की पावर तो काफी कम है। जिस पर एक बार फिर से मार्शियोलो ने कहा, भले बोधिसत्व सीड की पावर काफी कम हो, लेकिन वो तुम्हें बोधिसत्व ट्री तक पहुंचा देगी, और बोधिसत्व सीड के अलावा तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को रिफाइन कर सको। इसीलिए अगर तुम्हें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस को ऑब्टेन करना है तो तुम्हें बोधिसत्व हार्ड को भी ऑब्टेन करना होगा। ये सुनने के बाद तो सावन ने एक बार फिर से नोट कर दिया। साथ ही सावन ने अपने मन में कहा, बोधिसत्व ट्री के लिए मुझे उस एंशिएंट जगह पे जाना होगा, क्योंकि अगर मैं इसी ट्रेनिंग स्पीड के साथ चलता रहा तो मैं अगले 3 सालों के अंदर भी शायद डॉशिंग तक ना पहुंच पाऊं। दूसरी तरफ मार्शियोलो भी जानते थे कि इन चीजों को हासिल करना सावन के लिए भी काफी डिफिकल्ट होगा, पर फिलहाल के लिए इस बात को नजरअंदाज करते हुए मार्शियोलो ने सावन से कहा, अभी फिलहाल के लिए हमें फॉल मिस्ट ऑफ ओबलिन की ओर चलना चाहिए, उसके बाद हम एक अच्छे से प्लानिंग बनाएंगे, क्योंकि स्पेशल ट्रेड में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है अगर वो सही है तो बोधिसत्व ट्री के लिए सेंटर प्लेन में हंगामा खड़ा होगा, और इसकी वजह से बोधिसत्व ट्री तक पहुंचना तुम्हारे लिए और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये कहते हुए मार्शियोलो अपनी जगह से खड़े हो गए। फिर उन्होंने सावन की ओर देखते हुए फिर से कहा, क्या तुम अगले 3 सालों के अंदर डॉशिंग तक पहुंच पाते हो या फिर नहीं? ये सब कुछ बोधिसत्व ट्री पर निर्भर करेगा। मार्शियोलो के इतने कहने के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। साथ ही इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक जबरदस्त सी बैटल को देखेंगे।